हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। स्वागत है आपका वीडियो गुरु में। आज दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम लोग वीडियो आपके सबसे एडवांस के सबसे बेहतर टॉपिक कह सकते हैं इसको, और टॉपिक का नाम आपके सामने प्रिंट है और वो है आपका ज्योमेट्री। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज ये बताएं कि वास्तव में ज्योमेट्री होता क्या है, और एक नजर ये भी डालेंगे कि ज्योमेट्री के किन किन टॉपिक्स पे हमें बात करनी है। होता क्या है ज्योमेट्री, जरा वो समझे, क्योंकि बच्चों के मन में ये काफी कंफ्यूजन रहती है कि सर ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में डिफरेंस क्या है, बहुत क्योंकि आपको दिखता है बिल्कुल कि भाई बिल्कुल करीब का टॉपिक है। तो एक छोटी सी बात हम आपको बताएं कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में डिफरेंस क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है। बच्चे एक बात ध्यान रखना कि कोई भी आपके सामने फिगर आता है, चाहे वो 2 डायमेंशनल फिगर हो चाहे वो 3 डायमेंशनल फिगर हो, अगर आप उसके कैलकुलेशन पोर्शन पे चर्चा करते हैं, कैलकुलेटिव मतलब उसके पेरीमीटर कितना है, एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, इन सब चीजों की जो चर्चा करते हो वो आप मेंसुरेशन के अंतर्गत करते हैं। और उसके ऊपर बेस्ड थ्योरम, एग्जांपल के तौर पे अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये सारी चीजें जो आपको पूछी जाएंगी, इन सब चीजों के बारे में जो स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं मेंसुरेशन टॉपिक के अंतर्गत। लेकिन ट्रायंगल पर बेस्ड जो थ्योरम्स होती हैं, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल पर बेस्ड, ये सारी दुनिया भर की जो थ्योरम्स हैं इनको स्टडी करते हैं हम लोग ज्योमेट्री में। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां जहां भी आपको सिलेबस में जिस एग्जाम में आपको सिलेबस में ज्योमेट्री मिलता है वो समझ लीजिए कि ज्योमेट्री से क्वेश्चन आना पक्का है। और भी जो टॉपिक्स हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि सिलेबस में चीजें मेंशन तो रहती हैं लेकिन उनसे आने की संभावना कम रहती है। लेकिन इस टॉपिक के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये टॉपिक मेंशन है, चाहे वो बात कर ले एसएससी की बात कर ले, चाहे हम रेलवे की बात कर ले, ठीक है, चाहे और भी जो भी एग्जाम है, इवन आप ये सोचो कि बैंकिंग में भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन दे दिया गया था। मेंस की बात करें, आईबीपीएस और एसबीआई का जो मेंस हुआ था उसमें भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया था, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। तो एक बार नजर डालते हैं क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले स्टडी करना होगा लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, मतलब रेखाएं और जो कोण बनते हैं इनके बारे में स्टडी करना होगा। फिर हमें स्टडी करना होगा ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, मतलब त्रिभुज के बारे में जानेंगे। उसके बाद उन पे बेस्ड जितनी प्रॉपर्टी होती है उनको स्टडी किया जाएगा। फिर बात कर रहे हैं सर्कल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या हुआ, वृत्त के बारे में जाना जाएगा। उसके बाद उस पर बेस्ड जो थ्योरम्स है उन पर, ठीक है, उनकी बात की जाएगी। फिर आपका क्वाड्रिलैटरल और उसके बाद पॉलीगन, इन 5 पॉइंट्स पे हमें जो है चर्चा करनी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में ही देखेंगे। रीजन ये है कि बिना लाइन, और देखो ज्योमेट्री की शुरुआत जो होती है ना वो एक पॉइंट मात्र से होती है। सबसे पहले हमारे सामने सपोज पॉइंट रहा, पॉइंट से मिल करके हमारे सामने लाइन बन गई। ठीक है, पॉइंट से मिलकर के लाइन बन गई। लाइन के बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद आपके एंगल बन गए, फिर उसके बाद आपके एंगल बने। फिर जब हमने इस फिगर को एनक्लोज कर दिया तो मेरे पास ट्रायंगल बन गया। फिर हमने इसको बढ़ाना शुरू किया भाई, 4 लाइन मिला करके जब मैंने एक आपका एनक्लोज्ड फिगर बना दिया तो मेरा क्वाड्रिलैटरल बन गया। नंबर ऑफ साइड्स हम बढ़ाते गए तो मेरा क्या बनता चला गया, पॉलीगन बनता चला गया भाई। मतलब वही तो हुआ, आप 5 कर दो, 6 कर दो, 7, 8, 9, 10 करते चले जाओ, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते चले जाओ, आपको क्या मिलता चला जाएगा, पॉलीगन जब मिलता चला जाएगा। पॉलीगन में भी अलग अलग कैटेगरी भाई, साइड्स पे डिपेंड करता है, साइड्स बड़ी है तो मतलब साइड्स जो है वो आपकी बराबर है या नहीं बराबर है, इससे आपकी पॉलीगन की कैटेगरी डिफाइन होती है कि रेगुलर पॉलीगन है या आपका इर्रेगुलर पॉलीगन है। अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात करें, जब साइड्स हमारी बराबर होती हैं, सारी साइड्स बराबर होती हैं तो वो रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। अब सोचो, हमने कहा 4 साइड हैं तो क्वाड्रिलैटरल आपने नाम दिया, 5 हमने कहा तो आपने पेंटागन नाम दे दिया, 6 मैंने कहा तो हेक्सागन नाम दे दिया। चीजों को और आगे बढ़ाते चले जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड से बना हुआ जो रेगुलर पॉलीगन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। तो चलिए इतनी बस छोटी सी आपके सामने इंट्रोडक्शन रखा गया, चीजों को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। आपका जो पहला पॉइंट है लाइन्स एंड एंगल्स, मतलब बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत करने चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को जब देखते जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा आप कहां तक पहुंच गए। तो लीजिए, सबसे पहले आपके सामने जो हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो हम बात करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स की। ठीक है, तो देखो लाइन्स एंड एंगल्स होता क्या है, रेखाएं एवं कोण। ठीक है, देखो इसकी शुरुआत, ये हमारा टॉपिक है। अब सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पॉइंट के बारे में। क्या होता है पॉइंट, आप सबको पता है, बिंदु, कोई भी पॉइंट। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट यहां पे लगा दिया, आपने कह दिया हाँ सर ये तो पॉइंट मुझे दिख रहा है। लेकिन पॉइंट की खासियत क्या, आपको जो डेफिनेशन बताएगी वो ये कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेडियस, ठीक है, इफ लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 0, ठीक है, देन इट इज नोन एज पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, एक कोई भी आपके सामने सर्कल हो और उस सर्कल की रेडियस को अगर 0 कर दिया
दिया जाए तो वो मेरा जो सर्कल है वो हमारा क्या कहलाता है, वो जो हमारा सर्कल है वो हमारा पॉइंट कहलाता है। छोटी सी बात रही, आप लोगों ने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं। भाई पॉइंट के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी छोटे देखो आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम आपके सामने इंट्रोडक्शन रखने वाले हैं, क्योंकि जब आगे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आपके वर्ड्स होते हैं जैसे आपकी ट्रांसवर्स लाइन हो गई, पैरेलल लाइन हो गई, ये सब जब शब्द दिए जाए तो उन शब्दों का आपके सामने परिचय रहे, ठीक है। तो वो हम बात करते हैं, उसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपके कहा जा रहा है, आपके लिए ये कहा जा रहा है कि लाइन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लाइन क्या होती है, जैसे आपसे कहा गया कि द डिजाइन फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो भी हमारे सामने डिजाइन निकल के आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग लाइन कहते हैं। लेकिन एक बात जो मेन चीज है ध्यान देने वाली वो ये है कि हैविंग नेग्लिजिबल थिकनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी थिकनेस है, वो मोटाई जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो। ऐसा ना हो कि आप भाई यहां पे चलो हमने मिला दिया इसको, अभी ऐसा मत सोचना कि ये लाइन नहीं है, ये भी लाइन है, लाइन की एक अलग कैटेगरी है, ठीक है, ये भी लाइन है बस, लेकिन अंतर इतना होना चाहिए। अब ये ना कहो कि भाई इतनी हमारे सामने कोई मोटी लाइन लिखी है, ये हमारी लाइन होगी, मतलब क्या हुआ, इसकी थिकनेस नहीं होनी चाहिए। बाकी ये हुआ कि हाँ भाई 2 पॉइंट से मिला करके आपने कोई भी डिजाइन अगर फॉर्म कर दी है तो वो मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरी लाइन कहलाएगी। आगे हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। तो देखिए टाइप्स ऑफ लाइन क्या होते हैं, सबसे पहले एक एक करके आप बढ़िया सुंदर सा नोट्स बनाते चलिए, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है कर्व लाइन, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है कर्व लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, वही 2 पॉइंट से, भाई अब समझते चलना यहां से, यहां पे आपके सामने लिखा है 2 पॉइंट से 2 पॉइंट को अगर आप मिला दो, ठीक है, और वो आपको स्ट्रेट ना दिख रही हो तो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कर्व लाइन हो गई। क्लियर इतना, चलो कर्व लाइन तो हो गई। फिर बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर हम इसकी डेफिनेशन आपको बताएं तो हमेशा ध्यान रखना कि 2 पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, 2 पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी स्ट्रेट लाइन कहलाती है। ये बात भी क्लियर रही। फिर बारी आ गई पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइन का मतलब हुआ 2 ऐसी लाइन जिनको आप आगे पीछे बढ़ाओ तो कभी वो एक दूसरे से मिले ना। अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन आप कर सकते हो। बिल्कुल सरल शब्दों में अगर समझें कि 2 लाइन क्या है, सबसे बेहतर एग्जांपल रेलवे ट्रैक। भाई देखो तो इनके बीच का गैप जो होता है वो हमेशा बराबर रहता है। बस एक लाइन ध्यान रखना कि उनको आगे या पीछे आप कहीं पे भी बढ़ाओ, कितना भी बढ़ा दो, लेकिन वो एक दूसरे से कभी कहीं पे भी जाके वो मिलेंगी नहीं। वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी पैरेलल लाइंस कहलाती है। ठीक है, इतना तक क्लियर रहा। थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा है कौन सा, यहां पे 4th पॉइंट आपको दिख रहा है ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन का मतलब ये हुआ, इनको हम तिर्यक भी बोलते हैं। तिर्यक का मतलब आप यहां पे देखो, एक लाइन आपकी ऐसे लिखी है, दूसरी लाइन आपकी ऐसे लिखी है, 2 लाइन आपको दिख रही है। मतलब क्या हुआ, ट्रांसवर्स को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि 2 ऐसी लाइन जो कि आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे से मिल जाए। ठीक है, बस वो हो गई आपकी ट्रांसवर्स। मतलब कह सकते हो आप ट्रांसवर्स तो हो गई, मतलब आप ये कह सकते हो ना कि जो इनके बीच का गैप होता है वो हर पॉइंट पे बराबर नहीं होता। बस ये हो गया ना, ये हमारी ट्रांसवर्स लाइंस हो गई। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले वाले पॉइंट की बात करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, अगला पॉइंट कौन सा है आपका, ये है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब भी आपके सामने, अगर कभी भी ध्यान रखना, 2 लाइन अगर आपकी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो आपकी कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। मेन पॉइंट जो ध्यान देने वाला है वो है आपका क्या, कि 2 लाइन अगर आपकी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो वो कहलाती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना। अब चलो यहां तक तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपके क्वेश्चन में ये चीजें मेंशन रहे, जैसे आपसे कभी बोल दिया गया 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो आपको ये पता चल जाए क्लियर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। फिर आगे आप बात करें अगर, तो यहां पे लिखा हुआ है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये तो हो गया आपका 6th पॉइंट। जो 6वां पॉइंट है वो है आपका कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हुआ कि 2 ऐसी लाइन जो कि एक दूसरे पर ही वो क्या हो, एक दूसरे पर ही ड्रॉ की जाए। जैसे अगर कहा गया कि ए बी एक लाइन थी, ठीक है, ए बी एक लाइन थी, और आपने क्या किया, इसी के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसी के ऊपर आपने एक और लाइन ड्रॉ कर दिया, सी और डी। ठीक है, तो ए बी और सी डी एक दूसरे के ऊपर ही है, वो कहलाती है आपकी क्या, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट जो आपका 7th पॉइंट है। 7th पॉइंट में लिखा हुआ है आपका कॉन्करेंट लाइंस, मतलब समवर्ती रेखाएं क्या होती हैं। तो इतना ध्यान दो, जैसे आपके सामने हम यहाँ पे एक लाइन इसकी जो देखो, ये आपकी एक इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्करेंट लाइन, दोनों में बड़ा बारीक सा अंतर होता है। मैंने कहा आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, मैंने बताया कि अगर 2 लाइन आपकी एक ही पॉइंट से होकर, 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग। लेकिन अगर 2 से ज्यादा लाइन अगर आपकी एक ही पॉइंट से होकर के गुजर रही है, 2 से ज्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट से होकर के गुजर रही है तो वो हमारी कहलाती है क्या, आपकी भाई
कॉन्करेंट लाइंस मतलब समवर्ती रेखाएं, ठीक है। तो दो से ज्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं तो वहां पे जो टर्म इस्तेमाल किया जाएगा वो कॉन्करेंट लाइंस। देखो इसमें जो है मेन पॉइंट वो कि ये जो आपके सामने जो भी आप चाहे तो जो इंग्लिश वाले शब्द हैं, इंग्लिश वाले वर्ड ज्यादा पॉपुलर रहते हैं, क्वेश्चन में ज्यादा मेंशन किए जाते हैं, जबान पे भी ज्यादा रहते हैं, तो प्रयास ये करिए कि इन वर्ड्स पे ही, इन लाइंस पे ही आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं ये सब थोड़ा सा यूज कम किया जाता है, क्लियर इतना। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आप लोगों ने अभी क्या देखा, अभी हम लोगों ने पॉइंट्स की चर्चा की, पॉइंट क्या होता है उसकी बात कर ली, पॉइंट के आगे लाइन क्या होता है वो हमने देख लिया, लाइन के बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लाइन देख लिए। अब इसके आगे की कहानी क्या भाई, आगे की कहानी ये है कि अब इसी लाइन से ही हमारा क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। क्या होता है एंगल, कहा गया द इंक्लिनेशन और स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि दो आपके सामने लाइन है भाई, ठीक है, दो लाइन है, दो लाइन के बीच का जो इंक्लिनेशन अर्थात जो झुकाव होता है वही हमारा एंगल कहलाता है, ठीक है ना। मतलब क्या रहा, इसको हम कह सकते हैं ये हमारा एंगल। भाई एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सिंबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने कह दिया कि जो दो लाइन है, मान लीजिए हमने कहा कि भाई ए और बी एक लाइन थी और सी और डी मेरी दूसरी लाइन थी, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई है तो वो मेरी क्या, वही जो भी आपके सामने ये इंक्लिनेशन फॉर्म हो रहा है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंगल का नाम। बात क्लियर हुई इतनी। चलिए अगर इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे तो हम आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। ये आपका मेन पॉइंट है। अब इसमें आप ये कह सकते हो गुरुजी हिंदी में क्यों नहीं लिखे, उसके लिए परेशान ना हो, हिंदी जो पॉपुलर है, ठीक है, जो आपके पॉपुलर हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आपको हिंदी वाले शब्द ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है जीरो एंगल। क्या होता है जीरो एंगल, ध्यान दो, अगर कभी भी दो लाइन के बीच में, दो लाइन है, ठीक है, आप कह रहे हो इनके बीच का जो एंगल थीटा बन रहा है ये है आपका 0 डिग्री। अगर ये थीटा 0 डिग्री दिखेगा आपको तो क्या आपको ये इस तरीके से दिखेंगे ना, ये आपको ऐसे नहीं दिखेंगी, फिर ये आपको बिल्कुल वही जो अभी आपको मैंने बताया था कोइंसिडेंट लाइन, उस तरीके से आपको दिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपके सामने कहा जाए अगर कभी भी जीरो एंगल की बात हो रही है तो इसका मतलब यह हुआ अगर आपके एंगल की वैल्यू 0 है तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा जीरो एंगल। क्लियर इतना। बात करें दूसरे पॉइंट की, जो आपका सेकंड पॉइंट है, इसमें कहा गया एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर आपके एंगल की वैल्यू, अगर आपके एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है एक्यूट एंगल। मतलब इसी को हिंदी में जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इसको न्यून कोण, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। एक्यूट एंगल को क्या बोला जाता है, न्यून कोण। मतलब क्या कह दिया हमने, कहा कि जब हमारा एंगल जो है थीटा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। बात कर लेते हैं राइट एंगल की। भाई राइट एंगल क्या होता है, तो थर्ड पॉइंट आप सब लोग जानते हो कि अगर मेरे एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो वो हमारा राइट एंगल कहलाता है। इसका मतलब इसको कह सकते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग कहते हैं समकोण, ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं समकोण। क्लियर इतना। तो अभी हम लोगों ने यहां पे अभी तक जो हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने बात कर ली थी ऑब्ट्यूस एंगल तक, ठीक है, सॉरी राइट एंगल तक। तो अब हम ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में आपको बताने चल रहे हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ध्यान रखना, अगर आपके एंगल की वैल्यू 90 से बड़ी हो, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ी है और आपकी जो एंगल की वैल्यू है वो 180 डिग्री से छोटी है, तो उस केस में 90 से लेकर के 180 डिग्री तक का जो एंगल होता है वो मेरा कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। इसका मतलब इसको जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, वो हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। क्लियर इतना, अधिक कोण बोला जाता है। यहां तक कहानी क्लियर। फिर आपके सामने लिखा हुआ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या, जब भी आपके सामने एंगल की वैल्यू 180 डिग्री है तो वो हमारा कहलाता है स्ट्रेट एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, अब भाई आप खुद रियलाइज करिए, स्ट्रेट एंगल का मतलब स्ट्रेट लाइन बन गया। ये आप सीधा लाइन एक ड्रॉ कर दीजिए, आप किसी भी पॉइंट पे बात करें कितना एंगल बन रहा है, आप कह दोगे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर इतना। मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ जो एंगल होता है वो हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाता है, मतलब 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब इसके आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। आपके सामने बोला गया रिफ्लेक्स एंगल, ये है काफी इंपॉर्टेंट। हम आपसे अगर एक चीज ये पूछे, ध्यान देना, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि ये आपके सामने एंगल लिखा है, ठीक है, यहां पे मैंने कहा ए है, ये पॉइंट है ओ, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम आपसे कह रहे हैं कि एक बात बताइए, फाइंड द एंगल एओसी, फाइंड द एंगल एओसी, इसकी वैल्यू हमने आपसे पूछ ली। क्या फील हो रहा है आपको, ये एंगल निकालने के लिए कहा जा रहा है या फिर ये एंगल निकालने के लिए कहा जा रहा है? परेशानी हो गई ना। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके सामने बोला गया कि एंगल एओसी, तब तो आप इस एंगल एओसी की बात करोगे हमेशा। लेकिन अगर बोल दिया गया फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल अगर बोल दिया गया तो हमेशा आप इस एंगल की बात करेंगे, इस एंगल को निकालेंगे। सरल शब्दों में अगर पूछे, अगर आपको समझाएं
तो अगर आपसे रिफ्लेक्स एंगल की बात की जा रही है, रिफ्लेक्स एंगल की बात की जा रही, तो हमेशा ध्यान देना कि जो आपका एंगल होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। जब भी आपसे रिफ्लेक्स एंगल की बात की जाएगी आपका 180 डिग्री से वो बड़ा होगा। क्लियर, इतना क्लियर हुआ इतना। अब बात की जा रही है कंप्लीट एंगल की। भाई कंप्लीट एंगल क्या होता है? तो कंप्लीट मतलब एक कंप्लीट बोल दो या फिर पूरा एकदम सर्कुलर जितना भी एंगल बन रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो पूरा का पूरा बनता है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल जब कंप्लीट होती है तो वो हमारा कंप्लीट एंगल कहलाता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? जिसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री के बराबर। इतना तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है आपके सामने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आगे लिखा गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो अलग अलग एंगल। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं हम, जरा समझो। हम ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग पूरक कोण। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री को क्या बोलते हैं हम लोग? पूरक कोण। चलो, तो क्या होता है जरा कॉम्प्लीमेंट्री बात समझो आप। जब भी आपके सामने दो एंगल का सम, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर है तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। सिमिलरली सप्लीमेंट्री की अगर बात करें, दो एंगल का सम, अगर दो एंगल का सम भाई अगर वो हमारा 180 डिग्री के बराबर है तो ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल, अर्थात इसको अगर हिंदी में हम लिखें तो ये कहलाता है मेरा समपूरक कोण। ठीक है, ये हमारा कहलाता है समपूरक कोण। क्लियर रहा इतना? तो ओवरऑल जो कहानी हम लोगों ने देखी वो इतना देखा कि एंगल का सम 90 तो भाई वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और अगर एंगल का सम हमारा 180 डिग्री के बराबर है तो वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। कहानी यहां तक क्लियर हुई। टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आइए अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। बेसिक चीजें हैं, अभी छोटी छोटी बातें जानना जरूरी है। अब आपने जो छोटी सी बात एक समझी थी भाई, एक बहुत ही छोटी सी बात आप लोगों ने समझी थी कि अगर आपके सामने कभी भी बोल दिया जाए, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में आपने सुना, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में ही आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और कहा यह जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड ए इज 20 डिग्री, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी। इसका मतलब क्या हुआ? आपके सामने यह कहा जा रहा है कि अगर आपके, ठीक है, ए और बी जो है वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका मतलब ये बात जो आपको बता रही है ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको समझ आ गया ना कि भाई अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो ए और बी का सम कितने के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। बस छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। अब अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है और उसमें से आपको यह बताया गया कि एंगल a जो है वो है आपका 20 डिग्री के बराबर, अगर ये आपका 20 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो एंगल b होगा वो होगा आपका 70 डिग्री के बराबर। कहानी यहां तक क्लियर हुई। चीजें और भी आगे बढ़नी है हमें, अभी तो हमें और अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है। अभी इतनी कहानी क्लियर हुई। चलिए अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट की और चर्चा करते हैं। ये तो टाइप्स ऑफ एंगल हम लोगों ने सीखा, और टाइप्स ऑफ एंगल सीखने के बाद थोड़ी सी कहानी हम लोगों ने देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब जो मेन पॉइंट है वो वही चीज जो हमने आपको पहले बताई थी। क्या लिखा गया है? छोटी छोटी चीजें आप लोग नोट करते चलना, देखना क्या लिखा है। कहा जा रहा है इफ एनी क्वेश्चन, ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न में व्हेन आस्क्ड फॉर एंगल, ठीक है, अगर वो किसी के एंगल के बारे में पूछता है, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया मैंने, यहां पे हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, ऐसे बना दिया हमने, यहां पे लिख दे रहे हैं ए लिख दे रहे हैं, यहां पे हम ओ लिख रहे हैं, यहां पे हम सी लिख रहे हैं, ठीक है। हम आपसे कहते हैं कि फाइंड एंगल AOC, हम आपसे कह रहे हैं कि एंगल AOC की वैल्यू बताइए। इतनी बात हमने लिख दी। तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना कि 0 से लेकर के 180 डिग्री तक के बीच की ही वैल्यू आपको बतानी है। मतलब लिखा गया कि रिजल्ट मस्ट बी बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। 0 से 180 के बीच में कौन सा दिख रहा है आपको? यही एंगल दिख रहा है। यह कब होगा? जब आपसे एंगल पूछा जाएगा। बट वेन आस्क्ड रिफ्लेक्स एंगल, अगर वो रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा है कि फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल AOC, अगर वो रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो हमेशा ध्यान रखना देन रिजल्ट मस्ट बी मोर देन 180 डिग्री। तब आपका जो रिजल्ट होगा वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। बात साफ है कि उस कंडीशन में आप ये वाला एंगल निकालेंगे। इतनी तक कहानी क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। और वही जो आपके सामने बताया गया उसी के लिए मैंने आपके सामने यहां पे एक क्वेश्चन रख दिया। मैंने कहा आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि कैलकुलेट रिफ्लेक्स एंगल AOC इन द गिवन फिगर। मतलब क्या हुआ? आपसे कहा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि बताइए रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। क्लियर इतना? तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एक बहुत छोटी सी बात आप जानते हो, बड़ी छोटी सी बात आप जानते हैं कि बचपन में हम लोगों ने सीखा था कि जो भी सेंटर पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये पॉइंट जो है, जो हमारा पॉइंट O है वो हमारा सेंटर है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि O अगर हमारा सेंटर है सर्कल का और आपसे कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करो,
अब सीधी सी बात है, आप यहां पे एंगल एओसी तो बड़े आराम से निकाल लोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी सेंटर पे हमारा एंगल बनता है, सेंटर पर बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का डबल होता है। तो आप देखो ऐसे लिखोगे एंगल एओसी, तो बहुत आराम से लिख देंगे आप क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाई 55 डिग्री, 2 मल्टीप्लाइड बाई 55 डिग्री, और ये वैल्यू हमारी 110 डिग्री आ जाएगी। यहां तक तो कोई दिक्कत ना हुई। लेकिन ये काम ये आपका फाइनल आंसर तब होता जब आपसे कहा गया होता कि कैलकुलेट एंगल एओसी, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कैलकुलेट रिफ्लेक्स एंगल एओसी। अब अगर आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा जा रहा है, इट मींस दैट द क्वेश्चन वांट द वैल्यू ऑफ AOC दिस वन, क्योंकि आपको पता है कि मोर देन 180 डिग्री रिफ्लेक्स शब्द इस्तेमाल करने का मतलब ही हो गया कि आपसे जो रिजल्ट पूछ रहा है वो रिवर्स वाला पूछ रहा है, रिफ्लेक्शन वाला एंगल पूछ रहा है। तो अब क्या होगा, आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे, आप क्या करोगे, आप लिखेंगे कि जो रिफ्लेक्स एंगल आपका हुआ, रिफ्लेक्स एंगल AOC वो कितना होगा भाई। अब तो कंप्लीट साइकिल में 360 ही बनता है, आप 360 से सब्सट्रैक्ट कर दोगे, 360 माइनस 110, और ये वैल्यू कितने के बराबर, 36 में आप 36 माइनस 11 करोगे, कितना आएगा 25 आ गया, 250 डिग्री। तो ओवरऑल जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल रहा वो रहा 250 डिग्री के बराबर। चलते हैं आगे, ठीक है। अभी तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखनी है, स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ रही है, एंगल तक तो कहानी पहुंच चुकी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, और आपके सामने ये चीज जो लिखी हुई है यही आपके पूरे टॉपिक में यूज होगी। मतलब क्या कहने का है, लाइन से रिलेटेड जितने भी आपके फिगर बनेंगे, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पॉलीगन हो, चाहे आपका लाइंस एंड एंगल्स हो, ट्रायंगल हो, इन सारी जगहों पे यूज इसका होता है। सबसे बेसिक चीज है, यहां पे चीजें समझ लेते हैं। जैसे आपके सामने ये कहा जा रहा है AB और CD आपको दो पैरेलल लाइन दिख रही है, AB एंड CD दो पैरेलल लाइन है, और यहां पे आपको दिख रहा है एक आपकी EF नाम की लाइन है, EF एक तीसरी थर्ड लाइन है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे 1 हुआ, ये 2 3 एंड 4, यहां पे 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये आपके सामने ओवरऑल कहानी, आपके 8 एंगल्स बन रहे हैं। बात करें यहां पे कौन कौन से एंगल, नाम देखो, नाम रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको चीजें महसूस होनी चाहिए बस। जैसे अगर हम महसूस कैसे होगी, अगर आप इस चीज को ऐसे देखें कि आपके सामने कोई एक दो भाई ऐसे पेन रख दिया आपने, और एक थर्ड पेन को आपने रोटेट कराना शुरू किया, तो जरा आप खुद रियलाइज करिए कि एंगल 1 और एंगल 3 आपको दिख रहा है। अगर हम इसको रोटेट कराएं तो जो चेंज आपको 1 में होता हुआ दिख रहा है, जितना 1 हमारा घट रहा है उतना 3 भी घट रहा है, दिख रहा है ना सब कुछ। सेम कहानी 2 और 4 की है, 2 जितना बढ़ता चला जा रहा है 4 भी उतना बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर हम बात करें, अगर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें तो 1 और 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है और ये बराबर होंगे। सिमिलरली अगर देखो आप एंगल 2 और एंगल 4, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 4 ये भी आपके वर्टिकली अपोजिट हैं, ये भी बराबर होंगे, ठीक है। यहां पे हम बात कर लें 5 और 7 की, सीधा आपको दिख रहा है एंगल 5 और एंगल 7 ये भी आपस में बराबर होंगे, और इन्हीं को नाम देते हैं हम वर्टिकली अपोजिट का। तो वही कह रहे हैं, आपको नाम रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें बराबर हो रही हैं। बात करें एंगल 6 और एंगल 8 को, जरा देखें आप, एंगल 6 और एंगल 8 ये भी आपके क्या हो रहे हैं, ये भी आपके वर्टिकली अपोजिट हो रहे हैं। मतलब एक दूसरे के आमने सामने अगर चीजें दिख रही हैं तो वो आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर हुई कहानी। चलिए, ये तो हमारे सामने वर्टिकली अपोजिट की बात हो गई, यहां तक तो कहानी क्लियर है। चीजों को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे कहानी को समझते हैं, ठीक है। अब अगर यहां पे हम बात करें, जैसे कि यहां पे आपके सामने आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट तो समझ आ गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें तो जो बिल्कुल एक दूसरे के मतलब करेस्पॉन्ड है, जैसे कैसे क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे यहां पे ये एंगल देखो और ये एंगल, ये दोनों क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे दिख रहे हैं, एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग यही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यहां पे देख लो आपके एंगल 1 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, 5 है। तो आप यही चीज जो आपको खुद प्रैक्टिकली दिख रही है उसी चीज को आपको बस लिखना है, नाम एक दे दिया गया बस, बाकी आपको बस फील करना है। क्वेश्चन देखने के बाद आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा, आपके अंदर फीलिंग्स आनी चाहिए, तब आप उस चीज को अटैक कर पाओगे क्वेश्चन पे। आपके सामने ये कहा जा रहा है कि जैसे एंगल 2 और एंगल 6 जो है ये आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बात करें एंगल 1 और एंगल 5 की, एंगल 1 और एंगल 5 ये भी आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। 4 और 8 की बात करें, 4 और 8, ठीक है, ये आपके सामने ये जो एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, जैसे 4 और 8 की बात करें ये भी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं, 3 और 7 की बात करें ये भी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं। तो बस ये कहानी है, ठीक है, चीजें छोटी छोटी हैं, ठीक है। अब उसमें और मेन चीज क्या है, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें रही, अब इसमें मेन खेल जो आपका है, ठीक है, वो क्या है आपका अल्टरनेट एंगल्स, ये है आपका मेन पॉइंट। कैसे अल्टरनेट एंगल देखो आपके दो होते हैं, मतलब अच्छा अल्टरनेट एंगल में भी हम आपसे जैसे आपको ये बता दिया कि नाम रटने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करें, कैसे पहचानेंगे आप, जहां पे भी आपको जेड वाला शेप दिखे, जहां पे भी आपको जेड वाला शेप दिख जाए, ठीक है,
बस इतना ध्यान रखना पैरेलल होना चाहिए। मतलब ये आपको दिख रहा है ना जेड का जेड टाइप पे शेप दिख रहा है, जहां पे भी आपको जेड वाला शेप दिखे बस समझ जाना दोनों बराबर होंगे। और नाम के लिए बस अगर आपको कोई पूछे तो बता देना हाँ भाई क्या है ये आपके अल्टरनेट एंगल है। हालांकि ये भी आपके दो होते हैं, कौन कौन से, एक आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरे आपके कौन से भाई इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो ये आपको देखो इंटरनल पार्ट में बना है, 4 और 6 जो है ये आपका इंटरनल पार्ट में बना है। तो इंटरनल पार्ट में बना है इसका मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 ये आपके इंटीरियर हुए भाई, इंटरनल पार्ट में बन रहा है। बात करें अगर हम एक्सटर्नल पार्ट में कौन सा बन रहा है, 1 बन रहा है, इधर आपका 1 बन रहा है और इधर आपका कौन सा बन रहा है, 7 बन रहा है। दिख रहा है ना ये 1 और 7 दिख रहे हैं आपको। तो 1 और 7 जो है ये आपके कौन से हो जाएंगे, एक्सटीरियर बन जाएंगे। एंगल 1 और एंगल 7 ये आपके एक्सटीरियर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सब तो भाई नाम रखने वाली बात रही, नाम के माध्यम से आपने देख लिया। आपको क्या सबसे ज्यादा यूज है जरा वो देख लो, सबसे ज्यादा जो यूज लगेगा वो जितना कुछ इतनी देर में आपने पढ़ा उन सब का निचोड़ पूरे टॉपिक का अब ये है जो बोलने चले जा रहे हैं। सीधा ध्यान रखना, जब भी आपके सामने दो पैरेलल लाइंस हो, ठीक है, जो दो पैरेलल लाइंस आपको दे रखी हैं, तीसरी लाइन आपको इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, ठीक है, थर्ड लाइन आपको इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, आपको बस इतना देखना है कि जहां पे भी जेड वाला शेप आएगा उसको बराबर कर देना, क्योंकि यूज जिसका लगता है पूरे मैथ में उसकी बात कर रहे हैं, टॉपिक में जिसका यूज लगेगा। बस एक चीज पहचानना कि जेड वाला शेप आपको दिख जाए, चाहे उल्टा जेड और चाहे सीधा जेड। आपको यहां पे भाई सीधा जेड दिख रहा है, उल्टा जेड की बात करें तो ये भी आपको देखो एक जेड दिख रहा है, मतलब चाहे आपको ऐसे दिख जाए और चाहे आपको ऐसे दिख जाए तो ये एंगल भी आपके अल्टरनेट एंगल होंगे और ये एंगल भी आपके अल्टरनेट एंगल होंगे। यही दोनों चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि यही सबसे ज्यादा यूज होगा। इतनी बात क्लियर। एक तो ये आपको ध्यान रखना होगा, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना होगा, जैसे ये लाइन आपको यहां पे इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, ठीक है, बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके इंटरनल पार्ट में जो दिख रहा है उसका सम बेटा मेरा क्या होगा, 180 होगा। मतलब क्या हुआ, जैसे अच्छा एक छोटी सी उस चीज को तो हम बता ही दे रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं इन दोनों का सम 180 होगा। कैसे बोल दिए वो भी समझ लो, आपके सामने डिराइव कर दे रहे हैं इस चीज को। एक बात बताइए, आपको दिखा कि भाई उल्टा जेड और सीधा जेड दोनों बराबर होते हैं, मतलब आपको ये दिख गया कि एंगल 4 की वैल्यू जो होगी वो एंगल 6 के बराबर होगी, एंगल 4 एंगल 6 बराबर होगा। यहां पे आपको दिख गया कि एंगल 3 की वैल्यू एंगल 5 के बराबर होगी, एंगल 3 की वैल्यू एंगल 5 के बराबर होगी। ये पहला पॉइंट, ठीक है, जो मेन है पूरा कंक्लूजन वो बता रहे हैं, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट, इसको एकदम अच्छे से रट जाना। दूसरा क्या, आपको खुद रियलाइज हो रहा होगा कि ये आपका स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, 5 और 6 जो है ये आपका स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। तो आप एक चीज ये भी तो लिख सकते हो कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 इसकी वैल्यू हो गई 180 डिग्री के बराबर। ये आपको दिख रहा है 5 प्लस 6 की वैल्यू 180 डिग्री। अगर ये एंगल 5 प्लस एंगल 6 की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है, एक चीज यहां पे ये भी दिख रही है कि एंगल 5 की वैल्यू हम एंगल 3 के बराबर लिख सकते हैं, तो लिख दो। एंगल 5 की जगह पे जैसे ही आप एंगल 3 रखोगे आपको मिलेगा एंगल 3 प्लस एंगल 6 की वैल्यू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 की वैल्यू 180 डिग्री मिल जाएगी। तो आपको यहां पे दिख रहा है एंगल 3 और एंगल 6 दिख गया। यही हम आपसे कह रहे थे कि अगर इस तरीके से आपको इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है कोई भी लाइन, तो जो इसका इंटरनल पार्ट है, ठीक है, इंटरनली पार्ट में जो एंगल बन रहा है उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। यही बस आपके दिमाग में आ जानी चाहिए बात, और कुछ नहीं। अच्छा एक चीज और भी तो आप कह सकते हो क्या कि भाई अगर एंगल 5 की जगह पे आपने एंगल 3 रख दिया तो एंगल 6 की जगह पे एंगल 4 भी तो रख सकते थे, तब इसकी कंडीशन क्या होती, तो आप कहोगे एंगल 5 और प्लस एंगल 4 इसकी भी वैल्यू 180 डिग्री हुई। बस यही 2 पॉइंट हैं आपके पूरे लाइन एंड एंगल टॉपिक का कंक्लूजन। अगर बात करें क्वेश्चन मात्र सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी अब तक की कहानी जो हमने आपको बताई वो आपका नॉलेज पॉइंट था, ठीक है, उसकी भी जरूरत लगती है। अगर आपको ज्योमेट्री का टर्म्स नहीं पता तो उसकी जरूरत आपको ज्यादा लगती। अभी तक की कहानी हमारे सामने ये इतनी रही। तो ओवरऑल आपने आज के सेशन में इतना देखा। आज का सेशन जो रहा हमारा वो इस पर बेस्ड रहा कि भाई हमने स्टार्ट किया ज्योमेट्री, पहला लेक्चर आपको टर्म्स का इंट्रोडक्शन करवाना था कि भाई ट्रांसवर्स लाइन बोल दिया जाए, कॉन्करेंट लाइन बोल दिया जाए क्वेश्चन में, या पैरेलल लाइंस बोल दिया जाए तो चीजें पता चल जाए आपको। उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। पॉइंट से बढ़े लाइन पे पहुंचे, लाइन से भाई 2 लाइन मिलके एंगल बना तो फिर एंगल के लाइन पहले टाइप्स ऑफ लाइन, फिर एंगल बना तो टाइप्स ऑफ एंगल के बाद जो हम लोगों का मेन पॉइंट था भाई ये चीज हमने डिस्कस की, और पूरा का पूरा जो निचोड़ रहा वो यही रहा। लाइंस एंड एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चन हम अगले सेशन में आपके साथ करेंगे। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखिए, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।